हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिशन प्रेरणा के उद्देश्यों के तहत सबसे पहले हमें 3 हस्त पुस्तिकाएं यानी 3 मॉड्यूल प्रदान किए गए। उसके बाद उन मॉड्यूल के क्रियान्वयन हेतु हमें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएं प्रदान की गई, हमें सहज पुस्तिका दी गई और भी बहुत सारी चीज़ें, हमें प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिकाएं, ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई। दोस्तों, इस कोविड-19 के दौरान अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर आपका विद्यालय कल से खुल जाए या परसों से खुल जाए तो आप क्या करेंगे। आपके मन में तरह तरह के प्रश्न होंगे कि हम क्या करें। सबसे पहले हम आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाएं, बच्चों का आकलन करें, हम जो है रेमेडियल क्लासेस चलाएं, यानी कि ध्यान आकर्षण शिविर लगाएं या फाउंडेशन लर्निंग शिविर लगाएं। तो इन सारी समस्याओं को शासन ने समझते हुए आपके लिए जारी किया है 3 बुकलेट, रेमेडियल बुकलेट लेवल 1, रेमेडियल बुकलेट लेवल 2 और रेमेडियल बुकलेट लेवल 3। हो सकता है दोस्तों यह आपके पास पहुंच गई हो, अगर नहीं पहुंच गई है तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इसका नाम है समृद्ध कार्यक्रम और इस बुकलेट में है आगामी 2 माह की कार्य योजना के लिए बुकलेट जारी हो चुकी है। देखें कैसे इस पर कार्य करना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपको जो आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाना है कि नहीं बनाना है या बना बनाया मिलेगा, इन सारी समस्याओं का हल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए और आइए हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले रेमेडियल बुकलेट लेवल 1, जो आपके इस प्रश्न का उत्तर देगी कि कल से आपका स्कूल खुल जाए तो आप क्या करेंगे। हाँ, तो दोस्तों ये देखिए आपके सामने पेश है रेमेडियल बुकलेट लेवल 1 स्तर 1 कक्षा 1 और 2, यानी यह बुकलेट कक्षा 1 और 2 के लिए, और वो भी गणित के लिए, अर्थात एक विषय भाषा की अलग होगी, गणित की अलग होगी। ये गणित के लिए है। समृद्ध कार्यक्रम अर्थात मिशन प्रेरणा के अंतर्गत अब हमें क्या करना है। जब हमारा स्कूल जैसे ही ओपन होगा, आगामी 2 महीने में ओपन होता है, अप्रैल से शुरू होता है सेशन या अभी ओपन होता है, तो हमें करना क्या है, इसके बारे में इस बुकलेट में बताया गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश, और यहां पर जो है स्तर 1 कक्षा 1 और 2 समृद्ध कार्यक्रम मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश, ये अनुक्रमणिका दी हुई है। इसको मैं आपको दे दूंगा, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए यहां पर क्यूआर कोड विवरण, यहां पर क्यूआर कोड दिया गया है। क्यूआर कोड को आप जो है स्कैन करके भी देख सकते हैं। आगामी 2 माह की कार्य योजना के कुछ प्रमुख पड़ाव: साप्ताहिक योजना 1, साप्ताहिक योजना 2, साप्ताहिक योजना 3, साप्ताहिक योजना 4, साप्ताहिक योजना 5, 6, 7, 8, अर्थात 2 महीने के कार्यक्रम को 8 जो है सप्ताह में विभाजित किया गया है। जो हमारा ध्यान आकर्षण शिविर है, जो हमारा फाउंडेशन लर्निंग शिविर है, वह भी 8 सप्ताह की है। तो यहां पर साप्ताहिक कार्य योजना आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, सारी चीजें दी हुई हैं। उसके बाद आकलन टूल निर्देश भी दिया हुआ है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपको कक्षा 1 से 5 तक का आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बुकलेट में आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बना बनाया आपको दे दिया गया है। सिर्फ उसे हमें समझने की आवश्यकता है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे दिखाते हैं आपको क्या दिया गया है। सबसे पहले यहां प्रेरणा सूची गणित कक्षा 1 की प्रेरणा सूची और उसका कोड दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। फिर प्रेरणा सूची गणित कक्षा 2 की प्रेरणा सूची, यहां पर 14 दक्षताएं दी गई हैं। फिर आमुख में इसके बारे में, कोविड-19 के बारे में और विद्यालय के बारे में कुछ बताया गया है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। फिर परिचय में भी आप देख रहे हैं कि कक्षा 1 से 5 की बुनियादी गणितीय दक्षताओं को 3 स्तरों में व्यवस्थित किया गया है। स्तर 1, यहां पर ये आप 3 लाइन आप जरूर समझ लीजिए कि कक्षा 1 से 5 की बुनियादी गणितीय दक्षताओं को 3 स्तरों में व्यवस्थित किया गया है, जिसमें पहला स्तर 1 में है। इसमें कक्षा 1-2 की बुनियादी दक्षताओं को क्रमवार रखा गया है, और स्तर 2 में इसमें कक्षा 3-4 की बुनियादी दक्षताओं को क्रमवार रखा गया है, और स्तर 3 इसमें कक्षा 5 की बुनियादी दक्षताओं को क्रमवार रखा गया है। अर्थात कक्षा 1 से 5 तक 3 स्तर बने हुए हैं। पहले स्तर में 1 और 2 आता है, दूसरे स्तर में 3 और 4 आता है, और तीसरे स्तर में आता है कक्षा 5। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं कि आखिर आगे इसमें जो है और क्या चीजें दी हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। लक्षित दक्षताएं और उप दक्षताएं, यानी इन 2 माह के अंदर जो लक्ष्य रखा गया है दक्षताएं प्राप्त करने की, वो ये हैं गणित में संख्या पूर्व ज्ञान, और इसकी उप दक्षता है दूर पास, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, एक एक की संगत पैटर्न की पहचान, समूह बनाना। उप दक्षता का मतलब जिसे आप उप लर्निंग आउटकम कहते हैं।
और ये आपका संख्या पूर्व ज्ञान आपका ये हो गया आपका जो है नेस्टेड लर्निंग आउटकम। यानी इन 2 महीने में जो आपको अपेक्षित दक्षताओं को प्राप्त करना है वो यहां पर जो है साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, कक्षा 1 का। और आगामी 2 माह की कार्य योजना के कुछ मुख्य पड़ाव हैं, वो मुख्य पड़ाव को ही दोस्तों हमें समझना है। अब यहीं से आपको समझने की जरूरत है कि आखिर 2 माह की कार्य योजना के मुख्य पड़ाव क्या है। सबसे पहला मुख्य पड़ाव तो यह है कि बच्चों का विद्यालय में आगमन। ठीक है, बच्चों का विद्यालय में आगमन, फिर उसके बाद आता है बेसलाइन आकलन। यानी बच्चे हमारे विद्यालय में आएंगे और उनका हम बेसलाइन आकलन करेंगे। फिर उसके बाद आकलन के आधार पर समूह बनाना, हम बच्चों का आकलन के आधार पर 3 समूह बनाएंगे। ठीक है, फिर क्या किया जाना है इसको समझिए। पहला पड़ाव जो है बच्चों का विद्यालय में आगमन। जब बच्चे विद्यालय में आएंगे तो आप क्या करेंगे, पहले 1-2 दिन बच्चों को सहज करें, बाल गीत, कविताएं और गतिविधि करवाएं। फिर बेसलाइन आकलन, इसके लिए आप क्या करेंगे, दिए गए समग्र टूल का मौखिक श्यामपट कक्षाकार द्वारा प्रत्येक बच्चे पर प्रयोग कर आकलन करना है। बच्चों के उत्तर का विश्लेषण और दक्षतावार सूचना को आकलन प्रपत्र में भरना है। फिर तीसरा यह है समूह कैसे बनाएंगे, आकलन के आधार पर समूह बनाना। तो समूह बनाने के लिए पहले तो यह है कि हम आकलन कैसे करें, फिर आता है समूह कैसे बनाएं। तो आकलन के सामने आप देख रहे हैं यहां पर कक्षा लिखा है, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, और इनका स्तर क्या होगा। स्तर में कक्षा 1 और 2 के लिए स्तर 1, कक्षा 3 के लिए स्तर 1, 2, कक्षा 4 के लिए स्तर 1, 2 और कक्षा 5 के लिए स्तर 1, 2, 3, इनका आकलन करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आकलन करने के लिए हम कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए खाली स्तर 1 का आकलन करेंगे। कक्षा 3 और 4 के बच्चों के लिए हम स्तर 1 और 2 पर आकलन करेंगे और कक्षा 5 के बच्चों के लिए हम स्तर 1, 2, 3 पर आकलन करेंगे। और वो स्तर में क्या आकलन करना है आगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। बेसलाइन देखिए किसका होना है किसका नहीं होना है। कक्षा 1 और 2 का बेसलाइन अर्थात शुरुआत में कक्षा 1, 2 का आकलन नहीं होना है। ठीक है, एंड लाइन होना है, हाँ एंड लाइन होना है, हाँ हाँ। इसी तरह कक्षा 3, 4, 5 का बेसलाइन भी होना है और एंड लाइन भी होना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और सतत आकलन सारी कक्षाओं का होना है। फिर आता है समूह बनाना। अब समूह के कितने समूह बनेंगे किस कक्षा में, तो कक्षा 1 और कक्षा 2, कक्षा 1 में 1 समूह, कक्षा 2 में 1 समूह, इनका 1-1 समूह रहेगा। कक्षा 3 में आप 2 समूह बनाएंगे, कक्षा 4 में 2 समूह बनाएंगे और कक्षा 5 में 3 समूह बनाएंगे। तो ये 3 समूह बनाने का आधार क्या होगा, 3 समूह बनाने का आधार होगा स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। कक्षा 4 में 2 समूह बनाएंगे, 2 समूह बनाने का आधार क्या होगा, स्तर 1 और स्तर 2, यानी कौन से बच्चे स्तर 1 पर हैं, कौन से बच्चे स्तर 2 पर हैं। और कक्षा 1, 2 में तो सभी स्तर 1 पर ही रहेंगे। तो यहां पर समूह बनाने की बात आप समझ गए होंगे। अगर आप इसको यूं समझ लें कि 3 समूह ABC कर लें, ठीक है, तो उसके आधार पर बना लें, या फिर आप ऐसे बना लें कि बच्चे अगर स्तर 1 पर हैं, स्तर 2 पर हैं या स्तर 3 पर हैं, तो इस आधार पर कक्षा 5 में 3 समूह बन जाएंगे। क्योंकि कक्षा 5 में जब हम आकलन करेंगे तो स्तर 1, 2, 3 तीनों का आकलन करेंगे। इसी तरह कक्षा 4 और कक्षा 3 में 2-2 समूह बनेंगे, स्तर 1 के 1 समूह और स्तर 2 का 1 समूह। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। द्विमासिक अर्थात 2 महीने की जो कार्य योजना होगी, जिसे हम ध्यानाकर्षण शिविर या फाउंडेशन लर्निंग शिविर कहते हैं, तो उसमें साप्ताहिक कार्य योजना में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 6 दिन दिए गए हैं। 6 दिन के आधार पर हमें क्या करना है, उपदक्षतावार दैनिक शिक्षण, जो ऊपर उपदक्षताएं दी गई हैं उसको उसी के अनुसार हमें दैनिक शिक्षण करना है। कालांश 1 40 मिनट का होगा जिसमें आप अवधारणा निर्माण करेंगे, और कालांश 2 40 मिनट का होगा जिसमें आप अभ्यास कार्य करवाएंगे। यानी एक में अवधारणा निर्माण और दूसरे में आपको अभ्यास कार्य करवाना है। और इसके लिए जो आपका आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है उसमें भी पाठ्य योजना, उसमें भी शिक्षण योजना दी हुई है। फिर आता है सतत आकलन। सतत आकलन के लिए आप क्या करेंगे, प्रत्येक दक्षता के शिक्षण कार्य के दौरान बच्चों का आकलन करना। जब आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं उसी दौरान आकलन करना और सूचना को सतत आकलन प्रपत्र में भरना। फिर आकलन के आधार पर समूह में बदलाव। प्रत्येक कक्षा के स्तर के अनुरूप बनाए गए समूह में बच्चों की प्रगति या उनकी आवश्यकता के अनुसार बदलाव करना। स्तर 1
मौखिक या कार्यपत्रक। स्तर 1 पर मौखिक या कार्यपत्रक, अर्थात स्तर 1 का आकलन कैसे करेंगे, मौखिक करेंगे या कार्यपत्रक के द्वारा करेंगे। स्तर 2 का आकलन कैसे करेंगे, मौखिक करेंगे, कार्यपत्रक करेंगे या श्यामपट्ट कार्य के आधार पर करेंगे। स्तर 3 का आकलन कैसे करेंगे, मौखिक, कार्यपत्रक, कक्षा कार्य, प्रश्नों को देखकर। इस तरह से तीनों ही स्तरों का आकलन होगा। फिर आता है एंड लाइन। एंड लाइन आकलन में क्या करना है, दिए गए समग्र टूल पर बच्चों का मौखिक, श्यामपट्ट, कक्षा कार्य द्वारा आकलन करना और बच्चों के उत्तर का विश्लेषण और दक्षतावार सूचना को आकलन प्रपत्र में भरना। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं और आप यहां पर देखिए रेमेडियल स्तर विवरण, कक्षा संचालन और आकलन। अब यहां पर जो 3 स्तर दिए गए हैं गणित में, आपको ध्यान देना है, इन्हीं तीनों स्तरों पर प्रश्न निर्माण करना है। स्तर 1 कक्षा 1 और 2 के लिए है। स्तर 1 और 2 कक्षा 3 और 4 के लिए है। और स्तर 1, 2, 3 वो कक्षा 5 के लिए है। ठीक है, तो स्तर 1 में क्या है, संख्या पूर्व ज्ञान, गिनती 1 से 50, संख्या पैटर्न व 50 तक, समूहीकरण की अवधारणा। और आकलन का जो स्तर नंबर 2 है उसमें है संख्या ज्ञान 1 से 100, संख्या पैटर्न व 100 तक, जोड़ व घटा 2 अंकों के साथ 1 अंकीय संख्याओं का गुणा। और स्तर 3 में है संख्या 1 से लेकर 999 तक, जोड़ व घटा 3 अंकों के साथ 2 अंकीय संख्या का गुणा और भाग। यानी कि ये 3 स्तर बना दिए गए हैं। इन्हीं तीनों स्तरों पर आपको टूल प्राप्त होंगे। टूल प्राप्त होंगे कहने का मतलब आपको आकलन प्रपत्र अर्थात आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बना बनाया आपको मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि आपको इन्हीं तीनों स्तरों पर बने हुए आकलन प्रपत्र आपको अर्थात आरंभिक परीक्षण प्रपत्र मिलेंगे, तो उनका आकलन आपको करना है। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए स्तर 1 वाला, और कक्षा 2 और 3 के बच्चों के लिए स्तर 2 वाला, और कक्षा 5 के लिए स्तर 1, 2 और 3 वाला आपको आकलन करना है। अब कक्षा संचालन संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। शिक्षक बच्चों को अपनी कक्षा में ही बैठाएंगे। कक्षा 3, 4, 5 में बच्चों को उनके स्तर के अनुरूप समूह बनाकर योजनाबद्ध रूप से शिक्षण कार्य करेंगे। किसी बच्चे द्वारा निर्धारित समय से पहले दक्षता हासिल कर लेने की स्थिति में शिक्षक उसे अगले स्तर के समूह के साथ जोड़ेंगे। बच्चों के साथ उनके स्तर के बारे में कोई चर्चा या सूचना साझा नहीं की जाएगी। इसका उपयोग केवल शिक्षण कार्य को प्रभावी तरीके से करने तक सीमित रखा जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको आकलन का तरीका बताया गया है और किस कक्षा का आकलन करने के लिए कौन सा टूल आप इस्तेमाल करेंगे। तो कक्षा 1 और 2 इनके लिए स्तर 1 का टूल इस्तेमाल करेंगे। बेस लाइन आकलन होगा, नहीं होगा। एंड लाइन आकलन होगा, हाँ होगा। सतत आकलन होगा, हाँ होगा। और स्तर 1 के लिए उपलब्ध आकलन टूल का प्रयोग यहां पर करना है। कक्षा 3 और 4 के लिए स्तर 2 वाला आकलन टूल यूज करेंगे। बेस लाइन होगा, हाँ होगा। एंड लाइन आकलन होगा, हाँ होगा। सतत आकलन होगा, हाँ होगा। और इसके लिए स्तर 1 के लिए उपलब्ध आकलन टूल और स्तर 2 के लिए उपलब्ध आकलन टूल दोनों का प्रयोग करना है। फिर कक्षा 5 का जो स्तर है वो है 3। तो बेस लाइन आकलन हाँ, एंड लाइन आकलन हाँ, सतत आकलन हाँ। और आकलन टूल कौन सा इस्तेमाल करेंगे, स्तर 1 के लिए उपलब्ध आकलन टूल, स्तर 2 के लिए उपलब्ध आकलन टूल और स्तर 3 के लिए उपलब्ध आकलन टूल। अर्थात ये तीनों स्तरों के लिए उपलब्ध आकलन टूल का इस्तेमाल आप करेंगे। किस लिए, आरंभिक आकलन के लिए। जो आप आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाना चाह रहे थे, अब आपको वो टूल बना बनाया आपको यहां पर दे दिया जा रहा है। अब आता है समूह बनाना। समूह कैसे बनाएंगे, कक्षा 1 और 2 अधिकतम समूह 1। समूह 1 सभी बच्चों अपनी कक्षा में ही एक समूह में ही रहेंगे, अर्थात इसमें सिर्फ एक ही समूह रखना है। कक्षा 3 और 4 में 2 समूह होंगे। कौन कौन से 2 समूह होंगे, ऐसे बच्चे जो स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं उन्हें आप समूह 1 में रखेंगे। ऐसे बच्चे जो स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न कर पा रहे हैं लेकिन स्तर 2 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं उन्हें आप समूह 2 में रखेंगे। फिर आता है कक्षा 5 में। कक्षा 5 में 3 समूह बनेंगे। पहला समूह में ऐसे बच्चे जो स्तर 1 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं। समूह 2 में ऐसे बच्चे जो 1 के टूल के सभी प्रश्न तो कर पा रहे हैं लेकिन स्तर 2 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं।
और समूह 3 में ऐसे बच्चे जो स्तर 1 और स्तर 2 के टूल के सभी प्रश्न कर पा रहे हैं लेकिन स्तर 3 के टूल के सभी प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से आप कक्षा 5 में जो है 3 समूह जो है बनाएंगे। अब बेसलाइन के लिए देखिए, यहां बेसलाइन का मतलब शुरुआती परीक्षण जो आपसे कहा जा रहा है। कक्षा 1 और 2 स्तर 1, कक्षा 1 और 2 में स्तर 1 के लिए बेसलाइन आकलन नहीं किया जाएगा और सभी बच्चों अपनी कक्षा में एक ही समूह में रहेंगे। सभी बच्चों के साथ स्तर 1 के लिए लक्षित दक्षताओं और उप दक्षताओं पर कार्य किया जाएगा। कक्षा 3 और 4 यानी स्तर 2, कक्षा 3 और 4 में स्तर 1 और 2 के लिए दिए गए टूल का उपयोग होगा और बच्चों को टूल में दिए गए निर्देश के अनुसार अधिकतम 2 समूहों में उनके स्तर के अनुसार बांटा जाएगा। फिर कक्षा 5 के स्तर 3 यानी कक्षा 5 में स्तर 1, 2 और 3 के लिए दिए गए टूल का उपयोग होगा और बच्चों को टूल में दिए गए निर्देश के अनुसार अधिकतम 3 समूहों में उनके स्तर के अनुसार बांटा जाएगा। फिर आता है प्रत्येक बच्चे की जानकारी बेसलाइन एंडलाइन आकलन प्रपत्र में भरी जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं। सतत आकलन में क्या करना है आपको? प्रत्येक बच्चे की प्रगति को उप दक्षतावार समझना, शिक्षण के दौरान आकलन के बिंदुओं पर योजनाबद्ध तरीके से लगातार कार्य करना, प्रत्येक बच्चे की प्रगति की सूचना सतत आकलन प्रपत्र में रखना। फिर आता है शिक्षण के दौरान आकलन, लक्षित दक्षताओं व उप दक्षताओं के साथ सतत आकलन की प्रक्रिया को जोड़ा गया है और दैनिक शिक्षण योजना में आकलन बिंदु शामिल किए गए हैं। शिक्षक प्रत्येक उप दक्षता के लिए शिक्षण योजना के साथ कार्य करेंगे और उसे पूरा कर लेने पर बच्चों का आकलन करेंगे। बच्चों के लिए यह आकलन एक सामान्य कक्षा कार्य की तरह होना चाहिए। किसी बच्चे द्वारा वांछित दक्षता न प्राप्त कर पाने की स्थिति में शिक्षक अतिरिक्त समय देकर चिन्हित संसाधनों के साथ बच्चे की दक्षताओं को प्राप्त करने में मदद करेंगे। शिक्षक स्तर उपयुक्त सतत आकलन के तरीकों का चयन करेंगे। सतत आकलन के लिए सुझाए गए स्तर के अनुरूप तरीके क्या हैं? स्तर 1 में सतत आकलन कैसे करेंगे? मौखिक कार्य पत्रक, अर्थात कक्षा 1 और 2 में आप सतत आकलन करेंगे मौखिक कार्य पत्रक के द्वारा और कक्षा 3 और 4 यानी स्तर 2 में मौखिक कार्य पत्रक श्यामपट्ट कार्य और कक्षा 3 यानी कक्षा 5 यानी कि स्तर 3 में मौखिक कार्यपत्रक कक्षा कार्य प्रश्नों को देकर आप आकलन करेंगे। प्रत्येक बच्चे की जानकारी बेसलाइन एंडलाइन आकलन प्रपत्र में भरी जाएगी। फिर आता है एंडलाइन। कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 में प्रत्येक बच्चे का दक्षतावार स्तर का आकलन बेसलाइन एंडलाइन टूल द्वारा करना। प्रत्येक बच्चे की जानकारी बेसलाइन एंडलाइन आकलन प्रपत्र में भरा जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां दैनिक शिक्षण योजना भी समझा दी गई है कि दैनिक शिक्षण योजना में आपको क्या क्या करना है। दैनिक शिक्षण योजना मुख्य रूप से 2 भागों में बांटकर किया जाएगा। पहला कालांश 1 40 मिनट का और दूसरा कालांश 2 40 मिनट का। दोस्तों ये 2 महीने की कार्य योजना के बारे में बात हो रही है जिसे हम ध्यानाकर्षण शिविर या फाउंडेशन लर्निंग शिविर कहते हैं। अवधारणा निर्माण में 15 मिनट निर्देशित गतिविधि पाठ्यपुस्तक और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, 15 मिनट गतिविधि वर्क कार्ड एनसीईआरटी किट और पोस्टर, 5 मिनट गृह कार्य, 5 मिनट आकलन। इसी तरह कालांश 2 में अभ्यास सत्र में 15 मिनट गतिविधि वर्क कार्ड एनसीईआरटी किट और पोस्टर पर, 15 मिनट कक्षा कार्य और कार्यपत्रक पर, 5 मिनट गृह कार्य पर और 5 मिनट आकलन पर। अभ्यास सत्र के दौरान कक्षा कार्य या कार्यपत्रक के माध्यम से न्यूनतम 15 मिनट के लिए लिखित कार्य आवश्यक रूप से कराई जाएगी। फिर प्रोजेक्ट कार्य आता है। प्रोजेक्ट कार्य में बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अभिभावक व समुदाय को भागीदार बनाने के लिए प्रोजेक्ट कार्य बच्चों को दिया जाएगा। उदाहरण प्रोजेक्ट कार्य उद्देश्य बच्चों के पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए कक्षा में सीखी अवधारणाओं का अपने परिवेश में उपयोग करना, दैनिक जीवन समस्या समाधान व अभ्यास कार्य में संख्या ज्ञान की समझ, बच्चे प्रश्नों के जवाब अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर लाएंगे। जैसे बच्चे घर के सदस्यों के नाम ऊंचाई के क्रम में लगाएं, बच्चे रसोई के बर्तन को गिनकर लाएं, गिलास थाली चम्मच कटोरी, बच्चे घर में उगे पेड़ों की संख्या गिनकर लाएंगे, बच्चे घर में कितने स्विच हैं गिनकर लाएंगे, बच्चे घर में खिड़की व दरवाजे गिनकर लाएंगे, परिवार एवं समुदाय का सहयोग से गिनकर बताएं, बच्चों के अभिभावक बच्चों के इस कार्य में मदद करेंगे। तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट वर्क भी बच्चों को देंगे। फिर आता है द्विमासिक योजना में आप दक्षता उपदक्षता और शिक्षण दिवस, ये भी बता दिया गया है कि आपको किस उपदक्षता पर कितने शिक्षण दिवस में कार्य करना है। जैसे दूर पास छोटा बड़ा ऊपर नीचे दाएं बाएं 2 शिक्षण दिवस में काम करेंगे, एक एक की संगत पर 3
पैटर्न की पहचान पर 2, समूह बनाने पर 2, इस तरह से जो है आप यहां पर पहला जो दक्षता है उस पर आप काम करेंगे 9 दिन। ऐसे ही आगे भी दिया हुआ है और पूरे 48 दिन का बारे में बताया गया है कि आप इन 48 दिनों में अर्थात 8 सप्ताह में जो है आप किन किन चीजों पर काम करेंगे, कैसे कार्य करेंगे। ठीक है, इन 2 महीनों के अंदर एक दक्षता पर कितने दिन आप कार्य करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे आप देख पाएंगे यहां पर अब आपको साप्ताहिक कार्य योजना दी गई है। हमने बताया कि 8 सप्ताह हैं दोस्तों, 8 सप्ताह हैं, जो 2 महीने का समय है उसमें 8 सप्ताह में साप्ताहिक कार्य योजना दी गई है कि पहले सप्ताह आपको क्या करना है, दूसरे सप्ताह क्या करना है, तीसरे सप्ताह क्या करना है। तो आइए देखिए, इसको हम दिखाते हैं। साप्ताहिक कार्य योजना, पहली कार्य योजना यह है, यहां से ध्यान दीजिए। यहां जो शार्ट फॉर्म दिया गया है, C1 का मतलब कक्षा 1, C2 का मतलब कक्षा 2, C3 का मतलब कक्षा 3, C4, इस तरह से ये शार्ट फॉर्म दिया गया है। और CMC1 का मतलब मोटा पतला, मोटा पतला, एक अनेक या कम ज्यादा। CMC4 का मतलब है अंदर बाहर दाएं बाएं। CMC5 का मतलब है एक जैसे का समूह बनाओ, देखो, पहचानो और दिमाग चलाओ। CMC6 मापन। यानी यहां पर शार्ट फॉर्म जो अपनाए गए हैं उन शार्ट फॉर्म को आपको देखना है। अब यहां ध्यान दीजिए, साप्ताहिक योजनाएं, पहली दक्षता है संख्या, पूर्व, ज्ञान। ठीक है। उप दक्षता है दूर पास, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, एक एक की संगति, पैटर्न की पहचान। इस जो है दक्षता से 3 उप दक्षताएं हैं। फिर दिन है, किस पर किस दिन काम करेंगे, दूर पास, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इसमें पहला और दूसरा दिन काम करना है। एक एक की संगत में तीसरा और चौथा दिन काम करना है। पैटर्न की पहचान में 5वां और 6वां दिन काम करना है। ये पहले सप्ताह की कार्य योजना है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आखिर करना क्या है। अब देखिए, आप जो है पहले दिन में क्या करना है, C1 का मतलब कक्षा 1, C1 12, 13, 15, 16, ये 12, 13, 15, 16 क्या है, ये है पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या। यानी पाठ्य पुस्तक की जो पृष्ठ संख्या है कक्षा 1 की 12, 13, 15, 16, उस पर काम करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का पेज नंबर 43 पर काम करेंगे। ठीक है। पेज नंबर 43 पर जो भी दिया है, शिक्षण योजना दी गई है, जो भी दिए गए है उस पर कार्य करेंगे। ये बात आपको शायद समझ में आ गई। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और वर्क कार्ड इसमें नहीं होना है, पहले दिन वर्क कार्ड नहीं होगा। फिर पहले दिन पोस्टर प्रकार करना है, CMC 01, 4 और 6। CMC का मतलब आप समझ रहे हैं, CMC 1, 4 और 6 पर जो है आपको पोस्टर आपको प्राप्त होंगे, उस पोस्टर पर भी काम करना है। पोस्टर आपको दे दिए जाएंगे। यहां पर CMC का फुल फॉर्म नीचे लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़ेंगे, पाठ पुस्तक पृष्ठ संख्या C1 12, 13, 15, 16 पर काम हमें करना है। और यहां पर ये आपका देख रहे हैं कालांश 2 की बात हो रही। कालांश 1 में आपने समझ लिया क्या क्या करना है। अब कालांश 2 की बात करते हैं तो कालांश 2 में हमें C1 कक्षा 1 12, 13, 15, 16 पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या इस पर काम करना है। और कक्षा 2 में 7 और 8 पर काम करना है। और कक्षा 1 में 44 और 46 नंबर पेज आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पर दी गई है, उस पर कार्य करना है। और उसके बाद पोस्टर में CMC 146 पर कार्य करना है। इस तरह से आपको देखने को मिला कि आप पहले दिन की आपको कार्य योजना दोनों कालांश की आपको बता दी गई। ठीक है। फिर दूसरे दिन की योजना भी यही नीचे लिखा हुआ है। दूसरे दिन आप क्या करेंगे, कार्य पुस्तिका पृष्ठ संख्या 6, 7, 8 कक्षा 1 के लिए आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का 97 और 99 पेज का यूज करेंगे। और पोस्टर कार्ड में वही जो आपने पहले दिन किया था वही आपको दूसरे दिन करना है। फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे कालांश में। दूसरे कालांश में आपको पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या से कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर करना है कार्य पुस्तिका पृष्ठ संख्या 9, 12, 13 और क्लास 1 में 98 और 100 पर कार्य करना है। और पोस्टर पर काम करना है, CM 0146 इस पर काम करना है। ये दूसरे दिन आप इस पर कार्य करेंगे। तो इस तरह से तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, ये पूरे आपको एक सप्ताह के बारे में बता दिया गया है कि आपको इस तरह से इस पर आपको कार्य करना है। 40 मिनट में आप इन सभी का प्रयोग करेंगे जो इसमें दिया गया है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही दोस्तों आप समझ लीजिए कि पूरे 8 सप्ताह की कार्य योजना दी गई है यहाँ पर। तो हम पूरे 8 सप्ताह तो आपको इस तरह पढ़ के नहीं बता सकते हैं,
मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप खुद पढ़ लीजिएगा। लक्षित उप दक्षताओं का विवरण, यहां पर जो उप दक्षताएं दी गई हैं उनका विवरण भी दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि दिया है दक्षता संख्यापूर्ण विज्ञान, उप दक्षता है दूरपास, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। अब टिप्पणी, दक्षताएं जो बच्चे अपने परिवेश से सीखते हैं और संख्या ज्ञान सीखने में सहायक होती है, जैसे दूरपास, छोटा बड़ा इत्यादि। गतिविधि क्या करवाएंगे इसके लिए, शिक्षण सामग्री, पोस्टर, चित्र कार्ड। शिक्षक बच्चों को गोल घेरे में खड़ा करके स्वयं एक बच्चे के पास जाकर अन्य बच्चों से पूछेंगे कि मेरे पास कौन बच्चा है तथा मेरे से दूर कौन है। एक हाथ में बड़ी गेंद और दूसरे हाथ में छोटी गेंद लेकर बच्चों से प्रश्न करेंगे कौन सी गेंद बड़ी है और कौन सी छोटी है, तथा गेंद की स्थिति को बदलते हुए दाएं और बाएं से जोड़कर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर तीसरा क्या करना है, शिक्षक बच्चों को गोल घेरे में खड़ा करके करते हुए ऊपर नीचे दाएं बाएं संबंधी एक गतिविधि करवाएंगे, स्वयं करते हुए दिखाएंगे। बाएं हाथ को आगे निकालो, उसे गोल घुमाओ, या दायां पैर आगे निकालो या दायां हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दायां हाथ आगे निकालो, गोल गोल उसे घुमाओ और घूम जाओ। इसी प्रकार बाएं हाथ व पैर के साथ गतिविधि आगे चलती रहेगी। फिर आता है आकलन। आकलन में क्या करना है, शिक्षक बच्चों को संख्यापूर्ण ज्ञान से संबंधित चार्ट कार्ड के माध्यम से जो विद्यालय की दीवारों पर निर्मित है, दूर पास, ऊपर नीचे, दाएं बाएं का मूल्यांकन करेंगे। संदर्शिका कक्षा 1 के पृष्ठ संख्या 98 से दूर पास, लंबा छोटा आदि का आकलन किया जा सकेगा। ध्यान आकर्षण तकनीकी, शैक्षिक नवाचारों का उपयोग, टीएलएम का प्रयोग, समूह कार्य। यानी आपने देखा ये रही आपको पहले दिन और पहली दक्षता पर कार्य करने के लिए आपको बिल्कुल बता दिया गया कि आपको करना क्या है। आपको कुछ भी नहीं सोचना है, जैसा लिखा है वैसे ही आपको करते चले जाना है। तो ये प्रत्येक जो है उप दक्षता के लिए इस तरह की कार्य योजना भी आपको लिख करके दे दी गई है। आपको इसको पढ़िएगा और पढ़ करके ऐसा ही कार्य करते चलिएगा जैसा कि जो है इसमें आपका बिल्कुल कहा गया है। फिर आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं दोस्तों कि वो टूल भी बनाया है जो आपका आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में इस्तेमाल करना है। आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। आकलन टूल निर्देश यहां पर दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। स्तर 1 में कुल 5 प्रश्न, स्तर 2 में कुल 5 प्रश्न, स्तर 3 में कुल 5 प्रश्न, और कक्षा 1 और 2 के लिए बेस लाइन का आकलन नहीं होगा, इंटलाइन आकलन किया जाएगा। कक्षा 3, 4 के लिए 1 और 2 के सभी प्रश्नों को करेंगे। कक्षा 5 में 1, 2, 3 स्तर के सभी प्रश्नों को करेंगे। और उसके बाद आप आकलन में नंबर नहीं किसी को लिखेंगे, उसमें ग्रेडिंग करेंगे ए और बी। ए का मतलब दक्षता प्राप्त है, बी का मतलब दक्षता प्राप्त नहीं है। अब देखिए यहां आकलन टूल ये दे दिया गया। स्तर 1 आकलन टूल का मतलब समझे कि नहीं। आपको आरंभिक परीक्षण प्रपत्र नहीं बनाना है, इसी परीक्षण प्रपत्र से आप कक्षा 1 और 2 के बच्चों का जो है आकलन आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कक्षा 1 और 2 के बच्चों का आकलन नहीं करना है, बेसलाइन आकलन नहीं करना है, एंडलाइन करना है। तो ये स्तर 1 का जो आकलन का टूल है ये आपका 3, 4, 5 तीनों में प्रयोग होगा। आकलन के लिए टूल, इन प्रश्नों को आप पढ़ सकते हैं। यही आपको बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज आपको प्रिंट करा के बच्चों को दे देना है। 5 प्रश्न आप देख पा रहे हैं, इसमें 5 प्रश्न है। फिर आकलन प्रपत्र भी दिया गया है। अब आपको आकलन प्रपत्र यहां पर देख रहे हैं किस कक्षा के लिए है। ये कक्षा 1 और 2 के लिए है बेस लाइन। तो बेस लाइन देखिए पूरा के यहां डाट कर दिया गया। बेस लाइन आपको नहीं करना है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए बेस लाइन नहीं करना है, इसलिए इसको क्रॉस कर दिया गया है। ठीक है। फिर सतत आकलन करना है। सतत आकलन के लिए यहां दिया गया है कॉलम, इसको भी आपको ए और बी लिखते चलना है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देख लिया कि जो है आपका लेवल 1 का जो बुकलेट है उसमें क्या चीज है और आपको कैसे जो है करना है। ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन कैसे करना है, जैसे ही स्कूल खुलता है आपको आगामी 2 माह की योजना आपको बता दी गई कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों का बेसलाइन आकलन नहीं होगा, कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों का बेसलाइन आकलन होगा, और उसके लिए जो प्रश्न होंगे वो क्या होंगे वो भी आपको बता दिया गया। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।